नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। हेडलाइन देखिए क्या है। इंडिया एंड ईयू सील द डील, मतलब जिस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है वो फाइनलाइज कर लिया गया है। लेकिन क्या ये लागू हो गया है? नहीं। इस डील में बातचीत पूरी हो गई है, लेकिन ये लागू तब होगा जब यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर के मुहर लग जाएगी। अभी ये डील जो है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पर डिस्कशन होगा, उसके बाद से यह लागू होगा। लेकिन जिस प्रकार से यूरोपियन डील साइन किया गया है, मान करके चलिए जो वायदे किए गए हैं फ़ायदे के, वो आगे आने वाले समय में दिखेंगे। आज और कल में कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये बदलाव जो है ये निश्चित तौर पर बड़ा प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि इस बदलाव के कारण से हम लोग, इस डील के कारण से हम लोग वो पीरियड जब दुनिया के 25% जीडीपी भारत के हिस्से हुआ करता था एक्सपोर्ट के मामले में, उस मार्केट को हमने फिर से एक्सेस करना शुरू किया है। अर्थात यूरोप का जो बाज़ार है, जो कभी एक समय भारत का प्राइमरी डेस्टिनेशन हुआ करता था एक्सपोर्ट को लेकर के, भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोप में ही हुआ करते थे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो प्लिनी का नाम सुना होगा। प्लिनी वो आंसू बहाता है कि भारत से ही सब कुछ यूरोप में आता जाता और यूरोप का सारा धन जो है वो भारत में आकर के संकेंद्रित हो जाता है। प्लिनी का आपने नाम सुना होगा, प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं प्लिनी के बारे में। तो प्लिनी ये कहता है कि यूरोप के पूरे मार्केट में भारत के सामान भरे हुए हैं और यूरोप का सारा धनों का संकेंद्रण जो है ये भारत के खजाने में होता जा रहा है। ये चीज़ औपनिवेशिक काल में रिवर्स हो जाता है। इसी चीज़ को फिर से प्रयास किया गया है कि भारत के लिए यूरोप का बाज़ार सुगम हो, सस्ता हो, सही पहुंच हो, जिससे भारत को डिपेंडेंट ना रहना पड़े चीन और अमेरिका जैसे बुलिंग पार्टनर्स के लिए। बुलिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जो आपको धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तब आपके साथ व्यापार करते हैं। चीन के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत बड़ी एरिया में है। यूएस की नीतियां ऐसी रही हैं कि हम पर टैरिफ लगाता है कि हमारे नीतियों को मानिए, नहीं तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, यानी पनिशमेंट की नीति है उसकी। इन सभी चीज़ों से स्वतंत्रता देता है ईयू और भारत का यह डील। तो इसे ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। आज का पूरा वीडियो ही इसी पर होगा। एक और टॉपिक है जिसको लेकर के मुझे समझाना था, कई सारे इशूज उठ रहे हैं उसको लेकर के, जो है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी बॉडी, गवर्नमेंट आफ्टर प्रोटेस्ट ऑन न्यू यूजीसी नॉर्म्स। यूजीसी नॉर्म्स के बारे में तो हम लोगों ने शॉर्ट में चर्चा किया था, मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने एक मूवी का भी नाम आपको बताया था, जन गण मन करके मूवी देखिएगा। नथिंग अगेंस्ट इक्वालिटी, बिल्कुल होना चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत में होता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी छुपी छुपाई बातें नहीं हैं। लेकिन ये जो गाइडलाइन है ना, ये गाइडलाइन बहुत ही ज़्यादा बाइस्ड है, बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो आपको बाय बर्थ क्रिमिनल मान लेता है। जो गाइडलाइन है वो जज और जो हमारी कानूनी प्रणाली है उसको ओवरकम कर जाता है, उसको बाईपास करता है कहीं ना कहीं, कि किसी एक बच्चे पर अगर आरोप भी लग गया तो उसको पनिश किया जा सकता है, उस आरोप की सुनवाई के लिए भी उसको समय नहीं दिया जाएगा। तो ये जो कैंपस का माहौल होता है, जैसे हम भी कैंपस में रहे हैं, तो वहाँ पर डिबेट होता है, SC ST बच्चे, जनरल बच्चे का कोई भेदभाव नहीं होता। इस तरह का होता होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी जगहों पर नहीं होता, लेकिन हमने तो अपने इंस्टीट्यूशंस में नहीं देखा कभी भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उस दौरान डिस्कशन के दौरान कहीं ये डर नहीं रहता है कि हम जिसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो किस कास्ट का है क्या नहीं, क्या पता आरोप लगा दे। लेकिन इस नॉर्म्स के कारण से एक भय का माहौल होगा कि कुछ भी अगर ब्लैकमेल किया जा सकता है, गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इसके दोनों हिस्से को हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में, आज नहीं, आने वाले वीडियोज़ में इसको समझेंगे। नथिंग अगेंस्ट कास्ट को बढ़ावा देना हमेशा ही गलत होता है। भारत में सभी संस्थान में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इसे भी ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, इसे भी समझेंगे, क्यों ये ज़रूरी है, इसे भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। फिलहाल हम लोग इंडिया और EU डील को डिस्कस करते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने आपको बताया है, 27 मेंबर्स हैं इसके, और इसका गठन कब हुआ था वो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसे रिवाइज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आज इस डील को समझते हैं हम लोग। डील साइन होता है तो सबसे पहले उसके जो चीज़ को हमें समझना चाहिए वो है कि इसकी आवश्यकता, कि क्या आवश्यकता थी EU और भारत के ट्रेड डील की। क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा था? क्या यह इतना ही ज़रूरी था यह ट्रेड डील, या इसे छोड़ा जा सकता था? तो इसी को ज़रा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जिसे कहा जाता है। देखिए क्या है इसमें समझौते में, भारत और यूरोपीय संघ लंबे समय से चली आ रही वार्ताओं के बाद मुख्य व्यापार समझौता को अंतिम रूप दे दिया, और इसे डेकोरेटिव तौर पर एक शब्द यूज किया जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डील। मदर ऑफ ऑल डील का मतलब क्या है कि इसका साइज इतना बड़ा है, अगर यूरोपियन यूनियन को कलेक्टिव तौर पर ले तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, अगर हम लोग कलेक्टिव ले यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को दो। और उसके साथ भारत ने ये डील किया है, अर्थात भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो मार्केट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे और साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही बड़ा डील है ये। इसी कारण से इसको मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस फैक्ट को स्पष्ट कर लें। दूसरा जो इसमें सबसे प्रमुख लाभ है भारत के लिए, जो कहा गया है आवश्यकताओं को, उसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखते हैं, फिर हम लोग लाभ पर आएंगे। कि आवश्यकता, जितना हमारे लिए आवश्यक था EU के साथ में डील, उतना ही EU के लिए भी इंडिया के साथ में डील परम आवश्यक था। जब तक म्यूचुअल डिमांड नहीं होगा, आवश्यकता नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगा, तब तक ये नेसेसिटी जो है, ये डील का जब तक आप नहीं समझेंगे, या जब तक नेसेसरी नहीं होगा तब तक इतनी बड़ी डील साइन ही नहीं की जाती है कभी भी। देखिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आर्थिक आवश्यकता। भारत और EU के बीच में FTA की सबसे बड़ी आवश्यकता आर्थिक विकास ही है। EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। 24-25 में 100+ अरब डॉलर का व्यापार हमने किया है, जिससे 90 से 95% पर अगर टैरिफ ख़त्म हो जाएंगे तो भारत के निर्यात में अप्रॉक्स, जो विशेषज्ञों ने आंकड़ा बताया है कि वो 35 अरब डॉलर की तत्काल में वृद्धि हो सकती है। तत्काल का मतलब लागू होने के हाल फिलहाल वर्षों में 35 अरब डॉलर की बिक्री हो सकती है। श्रम प्रधान क्षेत्र जिसमें टेक्सटाइल, श्रम प्रधान का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब में श्रमिक बड़े स्तर पर काम करते हैं भारत में, जिसका US के साथ टैरिफ लगने के बाद बहुत भीषण नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान से हम लोग तुरंत उबर सकते हैं, लाखों नौकरियां सृजित होंगी, या जो नौकरियां गई हैं US के टैरिफ के कारण से, उन नौकरियों को जाने का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, फिर से उन्हें जॉब मिल सकता है। तो सबसे बड़ा कारण है आर्थिक कारण, जिसके कारण से यह बहुत ज़रूरी था। सेकंड जो है रणनीतिक आवश्यकता, FTA साइन किया गया है, ना कि CEPA। अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको CEPA के बारे में पता होगा। CEPA जो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, इसका क्षेत्र विस्तारित होता है, जबकि FTA जो है ये छोटा होता है। ये CEPA हो गया, और जबकि ये क्या हो गया FTA उसका एक लघु स्वरूप है, जिसमें केवल ट्रेड एंड सर्विसेज की हम लोग बातचीत करते हैं, जबकि CEPA में इन्वेस्टमेंट और कई सारे समझौतों की भी हम लोग बात करते हैं। तो FTA के साथ रणनीतिक साझेदारी भी मिलेगी, जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगा, उन्नत तकनीक, AI, सेमीकंडक्टर, स्पेस, क्लीन एनर्जी, ऐसे जो एडवांस टेक हैं, इसमें भी हमें मदद मिलेगा EU से, और EU को भी भारत से मदद मिलेगा। तो ये क्या है? ये दूसरी आवश्यकता थी इस ट्रेड डील की। तीसरी जो है सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकता। FTA से भारत के MSME, छोटे उद्योग, वैश्विक बाजार में प्रवेश कर सकेंगे, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होगी। EU के उच्च मानक, श्रम, पर्यावरण में भारत में भी सुधार आएगा। जैसे EU का जो मानक है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है, तो अगर हम उस हाई स्टैंडर्ड के सामानों का निर्माण भारत में शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा? वह सामान दुनिया के लगभग हर मार्केट में एक्सेस पा सकेगा।
अगर हमारे इंडस्ट्री उस हाई स्तर के सामानों का निर्माण करना शुरू कर देती है तो हमारे यहाँ के जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट की एक बहुत ही बड़ी चुनौती है वो धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। चौथी जो है वैश्विक आवश्यकता है। वैश्विक कई सारे इशूज हैं जिस पर अगर भारत और ईयू एक संतुलित तरीके से चलें तो उसका समाधान आसानी से हो सकता है या एक प्लेटफॉर्म पर एक प्रकार के जवाब हम लोग दे सकते हैं। जैसे ट्रंप की नीतियां जो हैं ये भारत और ईयू दोनों के लिए चैलेंज बन गया है। भारत पर भी ढेर सारे टैरिफ लगाए गए हैं और यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ की धमकी दी गई है या फिर शुरुआत में लगाया भी गया था। तो ये दोनों के लिए चैलेंज था, तो ये भी एक कारण हो गया। यूक्रेन और गाजा जैसे जो युद्ध हैं इसमें भी भारत और ईयू लोकतांत्रिक और क्या कहा जाता है उसको, तो भाई बातचीत के जरिए समाधान की दोनों ही देश वकालत करते हैं, दोनों ही पक्ष वकालत करते हैं, जिसके कारण से इस स्तर पर भी समाधान की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। समग्र प्रभाव जो है एफटीए से भारत ईयू व्यापार 2030 तक 200 अरब डॉलर पर पहुंचेगा, ये कहा गया है, जिसके कारण से भी यह आवश्यक था कि भारत और ईयू के बीच में एफटीए साइन किया जाए। अब जरा हम लोग समझते हैं कि एफटीए में क्या क्या साइन किया गया है। अभी तक हमने पृष्ठभूमि को समझा और उसके साथ हमने समझा कि क्यों आवश्यक था। अब जरा समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होने वाला है हमें और उन्हें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। प्रमुख लाभ देखिए क्या है। बेनिफिट फॉर इंडिया, ईयू के सामानों पर टैरिफ में 90 से 95% की कटौती, कई सेक्टर में 0% टैरिफ कर दिया गया है। जैसे स्पेशली श्रम प्रधान जो सेक्टर है भारत के उसमें 0% किया गया है कई सारे, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, रसायन, प्लास्टिक, आभूषण आदि पर तत्काल लाभ मिलने की माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है। जब ईयू के पार्लियामेंट में इस चीज़ का डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद से जब यह लागू हो जाएगा तो फिर यह प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक निर्यात में लगभग 35 अरब डॉलर का तत्काल लाभ हो सकता है। कारों पर टैरिफ 110% से 10% कोटा के साथ में किया गया है। वाइन, स्पिरिट्स, बियर, ऑलिव ऑयल आदि पर टैरिफ में भारी कमी की गई है। भारत के किसान और डेयरी क्षेत्र को सुरक्षा, जिस पर भारत ने कोई बात नहीं की है। चावल, चिकन, दूध आदि पर कोई रियायत नहीं दिया गया, जिससे किसान संगठन जो कह रहे थे कि भाई आप अगर ईयू को किसान में मतलब एग्रीकल्चर में भी एफटीए दे देंगे तो उनके सामान हमारे यहाँ पर भर जाएगा और इससे क्या होगा, हमारे सामान को कंपटीशन मिलने लग जाएगा और इस कंपटीशन के कारण से हमारे किसानों को नुकसान हो सकता है। हमने अपने किसानों को बचाते हुए ये फैसला लिया है कि भाई हमारे किसानों को दुर्गति भी ना हो और हम सामान भी वहाँ पर आसानी से बेच सकें, इसलिए एग्री प्रोडक्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है वर्तमान में। मैंने शब्द जोड़ा वर्तमान में, इसका तात्पर्य है कि भविष्य में क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तुरंत का ही जो न्यूज़ आया कुछ देर पहले का ही कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मृत्यु हो चुकी है प्लेन क्रैश में। वो बारामती जा रहे थे। बारामती पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। वैसे डिप्टी सीएम के पद पर थे और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन डिप्टी सीएम नाम का, अब जरा उसको अगर हम लोग इससे कनेक्ट करें, डिप्टी सीएम नाम का कोई कॉन्स्टिट्यूशन पद है ही नहीं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पद है ही नहीं। विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल पद होता है जो गठबंधन की सरकारों के मजबूरी के तहत बनाए जाते हैं। तो उस न्यूज़ को तो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। फिलहाल इसको ज़रा हम लोग देखते हैं। भारत मोटर वाहन, स्पिरिट्स, बियर, ऑलिव ऑयल, मशीनरी आदि पर टैरिफ में भारी कटौती होगी। ईयू के लिए क्या लाभ है? भारत के बाजार में आसान पहुंच होगा। रणनीतिक रूप से भारत के साथ मजबूत साझेदारी होगी। सिक्योरिटी में, साइबर में, इनोवेशन में एंड स्पेस में हम और ईयू जो है वह आगे बढ़ सकते हैं। और भी कुछ सेक्टर को शामिल किया गया है इसमें एफटीए में। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाया जाएगा। सूचना सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाया जाएगा। मोबिलिटी को लेकर के भी समझौता हुआ है कि भारत के छात्र, रिसर्चर्स, कुशल श्रमिक, हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं, स्पेस का क्षेत्र है या छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, एआई एंड इनोवेशन जो है, इसमें भारत और ईयू मिल करके काम करेंगे। न केवल बातचीत करेंगे, सहयोग करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे, बल्कि अब इस क्षेत्र में मिल करके काम करेंगे, मतलब मिल करके निर्माण करेंगे नई चीज़ों का, वो इसके तहत में हो पाएगा।
अगला कदम क्या है? कानूनी स्क्रबिंग 4 से 5 महीने लगेंगे। यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। सबसे बड़ा कंसर्न अभी यही है। ये अनुमोदन जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह लागू नहीं होने वाला। भारत मंजूरी की प्रक्रिया तो हो ही गई लगभग में। 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में इस FTA की लागू होने की संभावनाएं हैं। यानी कि जितना बज है वो बज जायज़ है, लेकिन अभी यह बज जो है वो किसी काम का साबित अभी तत्काल रूप से नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब लंबे खेल के लिए हम तैयार हो रहे होते हैं तो हम तात्कालिक लाभ नहीं देखते हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर यह हमें लाभ देगा और इसी को मानते हुए हमने इस पर साइन किया है। महत्वपूर्ण आंकड़े अगर देख लें अगर वर्तमान में हम लोग, तो भारत और यूपी द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर का है। नया लक्ष्य 200 अरब डॉलर का 2032 तक, यानी कि अगले 6 वर्षों में। भारत के लिए तत्काल लाभ 35 अरब डॉलर का है और EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन जाएगा। एज ए नेशन नहीं, एज ए ग्रुप। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो दरअसल में कौन है? वो EU ही होगा। अगर एज ए ग्रुप के तौर पर पूछा जाए तो नेशन के तौर पे तो अभी भी अमेरिका और चीन एक दूसरे के ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल में EU एज ए ग्रुप के तौर पर हो जाएगा। ठीक है। इंडिया ने एक और चीज़ को साइन किया है, भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हमारे जो हथियारों को लेकर के निर्भरता है और तकनीकी निर्भरता है वो कहीं न कहीं डाइवर्सिफाई होगा, उसका विविधीकरण होगा और उस विविधीकरण से हमें लाभ ही प्राप्त होगा आने वाले समय में। जैसे इसमें हमने जो बात की है वो है डिफेंस, सिक्योरिटी, साइबर, हाइब्रिड खतरे जैसे टेररिज्म इत्यादि, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष व आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों को हमने कवर किया है जो आने वाले समय में हम लागू कर सकते हैं। साझेदारी उद्देश्य व महत्व क्या है? यह साझेदारी भारत और EU के बीच रक्षा सुरक्षा को मजबूत करने का पहला व्यापक ढांचा होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम एक सुरक्षित विश्व को बनाना चाहते हैं। तो भारत और EU जैसे लोकतांत्रिक जो देश हैं, लोकतांत्रिक विचारधारा वाले समूह हैं, लोकतांत्रिक विचारधारा को मानने वाले लोग और नेता हैं, उन्हें आगे आना पड़ेगा, तभी जाके हम एक विश्व को रूल बेस्ड विश्व में तब्दील कर पाएंगे। समुद्री सुरक्षा पर भी बात हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग करेगा EU हमारे साथ में। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और समुद्री डोमेन जागरूकता को लेकर भी हम लोग काम करने वाले हैं। रक्षा उपकरणों में सही निर्माण, को प्रोडक्शन की बात की गई है। भारतीय स्टार्टअप और EU के कंपनियों के बीच में सहयोग स्थापित हो सकता है। नई तकनीक जैसे ड्रोन और AI आधारित सिस्टम में साझेदारी कहीं न कहीं बढ़ेगी। साइबर और हाइब्रिड खतरे, साइबर सुरक्षा में सहयोग, हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध से निपटने में भी EU के साथ जो तकनीकी है उसको मिल करके हम लोग बनाएंगे। सूचना सुरक्षा समझौता भी किया गया। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर ही वार्ता शुरू हुई है और आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर के भी डिटेल में पैक्ट साइन हो सकता है। सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की गई है, यानी कि अगर भारत में अब आतंकवादी हमले होते हैं तो EU से उम्मीद की जाएगी कि वो इसकी कठिन शब्दों में निंदा करेगा। CBI और यूरोपोल के बीच में सहयोग बढ़ेगा, जिससे भारत से जो भगोड़े भाग करके जाकर यूरोपीय देशों में छुप जाते हैं वो अब संभव नहीं हो पाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम लोग काम करने वाले हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और उसके साथ में जो भारत के ISRO है वो भी मिल करके काम करेगा। अंतरिक्ष और सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काम करने वाले हैं। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, अब इस चीज़ को ज़रा हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पर चलेंगे। आगे भी यही टॉपिक है जिसमें हम लोग सकारात्मक, नकारात्मक और प्रभावों को देखेंगे। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत और EU के बीच में FTA को साइन किया गया है, इसकी आवश्यकता को बताएं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट करें और इसके प्रभावों का उल्लेख करें। कितने डायमेंशन हो गए? आवश्यकता, सकारात्मक, नकारात्मक और फिर इसके प्रभाव के बारे में आपसे पूछा गया। तो 4 डायमेंशन मिलाकर के एक सवाल बन गया लॉन्ग फॉर्मेट का। इसी प्रकार से पूछा जाता है भारत और EU के बीच FTA साइन किया गया, इसका विश्लेषण करें। तो विश्लेषण शब्द आते ही सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसे लिखने का प्रयास जरूर ही कीजिएगा कि भारत और EU के बीच में साइन किया गया है, इसके प्रभावों को स्पष्ट करें। अब आप लिखिए बैठ करके इसे, ठीक है। जरा देखिए आगे क्या है। वार्षिक भारत और EU सुरक्षा और रक्षा संवाद, भारत और EU रक्षा उद्योग मंच, सूचना सुरक्षा समझौता, यूरोपोल और CBI के बीच सहयोग को बढ़ाना, अगला TTC ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मंत्री स्तरीय बैठक 2026 में ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। तो ये सब संस्थागत तौर पर हमने संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ये उसी का शानदार सा उदाहरण आपको मैंने समझा दिया है।
रणनीतिक महत्व क्या है? तो वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने फोर्स किया है कि भाई कोई देश मजबूत है तो दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप न करे। रूल बेस्ड वर्ल्ड होना चाहिए। नियम कानून कायदे को आप पालन करें। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ पीस बना कर अपना ही बैठक करते रहें। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डोमिनेंस वाला जो वर्ल्ड सिस्टम है उसे हम दोनों ने ही अपोज किया है। जब भी हम रूल बेस्ड कहते हैं तो पहले केवल चीन के अपोजिट बात करते थे, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ भी ये चीज़ जाता है क्योंकि उसने भी रूल का उल्लंघन किया ही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग करेंगे। साइबर हाइब्रिड और आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए दोनों पक्षों ने कहा कि दो बड़े लोकतंत्र संकोच नहीं कर सकते हैं जब दुनिया में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस दौर में। अब ज़रा इसके प्रभाव को समझते हैं, लाभ हानि को समझते हैं और डिटेल में ज़रा इसको समझेंगे क्योंकि पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। पहला क्या है? तत्काल निर्यात वृद्धि। तत्काल का मतलब क्या है? जब ये लागू होगा तब से, अभी से नहीं। तत्काल का मतलब वही है, अभी से नहीं। 2027 में माना जा रहा है लागू होगा या इस साल के अंत तक लागू हो सकता है। ईयू के 95 से 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्ति या बहुत कम हो जाएगा। भारत के संप्रधान निर्यात टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, रसायन, प्लास्टिक, आभूषण, फर्नीचर, खिलौने, स्पोर्ट्स गुड आदि पर तत्काल लाभ हमें मिल सकता है। अनुमानित तत्काल लाभ जो है वो $35 बिलियन के करीब में होगा। प्रमुख सेक्टर में शुल्क में कमी जो किया गया, मरीन प्रोडक्ट पर 26 से 0%, रसायन पर भी 0, लेदर पर भी 0, प्लास्टिक और रबर पर भी, टेक्सटाइल पर भी, बेस मेटल पर भी, आभूषण पर भी, रेलवे, हवाई जहाज इत्यादि पर भी 0 किया गया है। इसका न केवल लाभ भारत को मिलेगा बल्कि ईयू को भी मिलेगा। जैसे ईयू के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे जर्मन कार, जैसे BMW, मर्सिडीज इत्यादि का नाम आपने सुना होगा, जो अभी फिलहाल 80 लाख की कार है वो 57 लाख की हो जाएगी। तो 80 लाख में खरीदने में जो लोग संकोच करेंगे वो 57 लाख में खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो आदमी 57 लाख में खरीद सकता है वो 80 लाख में भी खरीद सकता है। भारत का इसी प्रकार से है सिस्टम। इसके अलावा वाइन वहाँ के बहुत महंगे भारत में बिकते थे, वो भी अब सस्ती हो सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे आइटम हैं जो वहाँ के काफ़ी महंगे बिकते थे भारत में, वो सस्ते हो सकते हैं। जैसे एयरबस कंपनी से जो भारत की कंपनियां विमान खरीदती हैं, कमर्शियल विमान, वो भी अब तुलनात्मक रूप से कम टैक्स से उन पर लगाया जाएगा, जिससे उनकी भी बिक्री भारत में बढ़ेगी। अभी तक बोइंग बेचती थी भारत में, अब एयरबस ज़्यादा बेचेगा। ओके, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अमेरिका परेशान हो रखा है कल से। उसने बोला है कि ईयू ने धोखा किया हमारे साथ, हमने भारत पर टैरिफ लगाया। ईयू ने टैरिफ नहीं लगाया बल्कि ईयू ने डील कर लिया। ईयू अपने ही खिलाफ वॉर को फंड कर रहा है भारत के साथ ट्रेड डील करके। तो ऐसे ऐसे बयान अमेरिका की तरफ से भी फिलहाल में आ रहे हैं। ये क्या था? ये था आर्थिक लाभ। ये है रणनीतिक लाभ। भारत ईयू में प्रवेश आसान, विशेषकर ऑटोमोबाइल, फार्मा और मशीनरी, इस क्षेत्र प्रवेश आसान हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण होगा, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफाई करेंगे हम। चाइना +1 की नीति एंड US +1 की नीति, बोथ, न केवल चाइना बल्कि US। जितना चीन ने हमें नुकसान पहुंचाया उससे ज़्यादा US ने अपनी नीतियों से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चीन ने हमें कभी ये नहीं दबाव डाला कि विदेश नीति अपनी बदलो, बल्कि US ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि रूस के साथ संबंधों को ख़त्म करो। ठीक है, इसलिए चाइना +1 एंड US +1 की रणनीति, यानी कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, पूरा विश्व हमारा होगा। रक्षा, AI, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा में गहरा सहयोग। भारत को ईयू के CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर अमेरिका जैसी छूट मिलने की संभावना है। अभी मिली नहीं है, संभावना है। इसको भी जरा हम लोग समझेंगे CBAM क्या है। नुकसान क्या है? संवेदनशील क्षेत्रों पर दबाव, जैसे डेयरी, चावल, चिकन, गेहूं जैसे कृषि उत्पादों पर कोई रियायत नहीं मिली है। किसानों को सुरक्षा मिली, लेकिन निर्यात का अवसर जो होगा वो सीमित होगा, क्योंकि भारत एग्री प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका मतलब ये भी है कि इस ट्रेड डील का लाभ किसानों तक कुछ भी नहीं पहुँच पाएगा, सामान्य लोगों तक पहुँचेगा, इसकी भी संभावना कम व्यक्त की जा रही है। क्योंकि टेक्सटाइल हो या लेदर हो इत्यादि इंडस्ट्री में ऑटोमेशन खूब हो गया है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, ऑटोमेशन खूब है अभी भी उसमें रोज़गार, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है। ईयू के उच्च मानक और सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी नियमों का पालन करना महंगा होगा। जैसे भारत के स्टील उद्योग, भारत के मेटल उद्योग अभी भी पुराने तरीकों के ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन को कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म के तहत में नए टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, तभी अपने स्टील हम वहाँ एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
अब ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हमें इनिशियली बहुत भारी स्तर का निवेश करना पड़ेगा इन जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें। CBAM नियम और पर्यावरण नियम ये एक प्रकार से अभी भी विद्यमान ही है। भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट आदि पर लागू होगा। भारत को हरित तकनीक में भारी निवेश करना पड़ेगा, अन्यथा निर्यात हमारा महंगा का महंगा ही रह जाएगा। FTA का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये एक चुनौती अभी भी है कि ये जो एरिया है जिन पर पर्यावरण और CBAM जैसे नियम लागू होंगे, उसमें हमें रियायत अगर लेना है तो हमारे अपने यहाँ पर खूब बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा, नहीं तो जीरो बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जितने एरिया हैं जिन पर CBAM लगता है, ये सब हमारे कोर एरियाज़ में आते हैं, इंडस्ट्री के कोर एरिया में आते हैं ये, जैसे स्टील, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे सीमेंट, ये सब उद्योग जो है अपने कोर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, छोटे उद्योगों पर प्रभाव। बड़े पैमाने पर आयात से MSME छोटे मध्यम उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कुछ सेक्टर में नौकरियां जा भी सकती, क्योंकि सभी कंपनियां प्रतिस्पर्धा झेल लें ऐसे भी नहीं हो पाता है। समग्र प्रभाव, भारत को लाभ होगा, प्रवेश आसान होगा, लेकिन वह लाभ लॉन्ग टर्म में दिखेगा। शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा लाभ अभी दिख नहीं रहा है। इंडो पैसिफिक में भी लाभ होगा और भी कई सारे जगहों पर हमें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक टूल है जो पर्यावरण इत्यादि के नाम पर संरक्षणवाद, प्रोटेक्ट करने की जो नीति है उसको बढ़ावा देता है कि कार्बन टैक्स लगा दो, प्लास्टिक टैक्स लगा दो, पर्यावरण टैक्स लगा दो, ये सब टैक्स लगा करके अपने बाजार को बचाओ। ये उसकी नीति प्रतीत होती है जिसको कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? यूरोपीय संघ द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। कर शुल्क प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य EU के बाहर से आयात होने वाले उत्पादों पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाना। जैसे आपने एक स्टील बनाया, स्टील में कोयला का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, कोयला का। इस कोयले के उपयोग से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ, तो जितना आपने एमिशन किया ना, उस स्तर पर आपके शुल्क पर प्राइस लगा दिया जाएगा। मान लीजिए आपका पहले 10 रुपये का बिक रहा था, तो उस पर कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म प्राइस लगाने के बाद यही चीज़ 12 रुपये का बिकेगा, क्योंकि हमने 2% अलग से टैरिफ लगा दी। ठीक है, इसी को कहा जाता है CBAM। क्यों लगाया है? क्योंकि आपने जिस मेथड का उपयोग करके ये प्रोडक्ट बनाया है ना, उस मेथड ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। अब पर्यावरण का नुकसान चाहे दिल्ली में हो चाहे लंदन में हो, पर्यावरण का समग्र नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण से यह टैक्स लगा दिया जाता है। EU के बाहर से जितने भी सामान आते हैं EU में, उन सभी पर लगाया जा सकता है अगर आपने CBAM का उल्लंघन किया है तो। यानी कि EU में अगर आपको बेचना है तो अपने घर पर आपको सुधार करना पड़ेगा, और सुधार करने के लिए नवीकरणीय तकनीक कहाँ से लेंगे? तो यूरोप के मार्केट से खरीदेंगे आप उस तकनीक को। तो इसलिए मुझे समटाइम डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सही लगते हैं कि पर्यावरण ये सब बाज़ारों का बनाया हुआ चीज़ है। CBAM EU के फिट फॉर 55 पैकेज का चैलेंज का हिस्सा है, प्रीलियम फैक्ट, जिसका लक्ष्य 2030 तक 1990 के स्तर से 55% तक का कार्बन उत्सर्जन कम करना है। ये EU का लक्ष्य है। इसी के लिए CBAM को उसने लागू किया हुआ है। CBAM किन उत्पादों पर लागू होता है? सीमेंट उद्योग, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन। और ये सारे उद्योग में से मैक्सिमम जो हमारे कोर इंडस्ट्री में शामिल है, कोर उद्योग जो कोर क्षेत्र है अपने, उसमें शामिल है। तो हमें इनमें बड़े स्तर का सुधार करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसे वहाँ पर बेच पाएंगे। कैसे काम करता है? आयातक उत्पाद के कार्बन उत्सर्जन की रिपोर्ट देनी होगी। उत्सर्जन की गणना उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों उत्सर्जन को शामिल करके गणना किया जाता है। उत्पादन देश में कार्बन मूल्य EU के ETS इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से कम है तो अंतर के आधार पर शुल्क लगेगा। जैसे मान लीजिए भारत में EU में 10 रुपये का टैक्स लगता है कार्बन इमिशन, और भारत में 8 रुपये का लगता है, तो इसके अंतर जो है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा और ज़्यादा टैक्स लगता है। EU ETS मूल्य माइनस उत्पादक देशों कार्बन मूल्य गुना उत्सर्जन की मात्रा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना रुपया होगा उतना आपको शुल्क देना पड़ेगा। यही क्या है? CBAM। सिंपल सा याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है कि CBAM क्या है, बस बात खत्म।
आपको फिर प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, CBAM प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। 2026 से शुल्क वास्तविक रूप से वसूला जाएगा। कंपनियों को CBAM प्रमाण पत्र खरीदने होंगे EU से, तभी जाके आप वहाँ पर अपने सामान बेच सकेंगे। भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा CBAM का। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की जो कोर इंडस्ट्री है वो अभी एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगी EU को, क्योंकि CBAM वहाँ पर लागू है। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं, इसे भी याद रखिएगा। आज का डिटेल टॉपिक मैंने आपको यही पढ़ाया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आवश्यकता, फिर पढ़ा है कि लाभ क्या क्या होगा, फिर हमने पढ़ा है कि किन किन क्षेत्रों में मिला है, किन क्षेत्रों में नहीं मिला है, जैसे एग्रीकल्चर में नहीं मिला है, मोटर व्हीकल में मिला है हमें। फिर हमने पढ़ा है लाभ हानि प्रभाव, समग्र प्रभाव को देखा है। फिर हमने CBAM को समझा है। अब कल के वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें से एक UGC का टॉपिक होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने भी इंस्टाग्राम पे 1-2 पोस्ट किए थे, लेकिन उस पोस्ट में कभी भी मैंने, आप तो पढ़ ही रहे होंगे मुझसे, आपने कभी ये महसूस नहीं किया होगा कि मैं कास्ट इत्यादि को बढ़ावा देता हूँ। सबसे घृणित चीज़ होती है ये कास्ट इत्यादि चीज़ें, लेकिन जिस गाइडलाइन को लाया गया वो गाइडलाइन गलत है। ठीक है, गाइडलाइन निश्चित तौर पर होना चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कैंपस डरा हुआ नहीं होना चाहिए। डरे हुए कैंपस से डरे हुए बच्चे निकलेंगे और डरे हुए बच्चे से डरे हुए समाज का निर्माण होगा। प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी कैंपस की। तो ये चैलेंज है उसमें। बाकी दोनों पक्षों को हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।